GOI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े एग्रेसिव हुए हैं आजकल, और वो तो कह रहे थे कि इस्तीफे दो, बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन जो चीज़ें असद खरल साहब के पास हैं, मुझे इन्होंने ब्रेक में दिखाई हैं, नाकाबिले यकीन है। यकीन करें, इतने एसेट्स, इतना कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, मैं हैरान हो गया हूँ कि वो तो अरबपति हैं। फिर तो अरबपति हैं। ज़रा सुनते जाएं असद खरल साहब, क्या कुछ पता चल सका अब तक। सुनते भी जाए और मेरे ख्याल शर्माते भी हम ही जाएं। नाज़रीन, अब ये जो पलंदे हैं उसामा साहब देख रहे हैं, अब ये फरिश्त किन की है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके भाई, उनके फ्रंटमैन और उनके बेनामीदार्स की। ये सिर्फ असासों की मैं तफसीलात अगर आपको बताऊं ना, इसके लिए 4-5 प्रोग्राम चाहिए। लेकिन अगर शॉर्टली मैं पढ़ देता हूँ, शॉर्टली अगर आप इजाजत दें प्लीज जल्दी। और ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये एग्जिस्ट करती हैं। मौलाना साहब अगर कहें, उनके तर्जमान कहें, इसको चैलेंज कर लें जो हम चीज़ दिखा रहे हैं। और उनको हमने टीम को भी कहा, इनसे रब्ता भी किया जाए, दोबारा भी हम हाजिर हैं ताकि वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो वो दे सके। तो मौलाना साहब अभी शोर जो घेरा उनके तांग और शोर मचा रहे थे, उसकी असल वजह मेरे सामने आ गई है कि वो क्यों तिलमिला रहे थे। क्योंकि चेयरमैन नैब ने जब उनके खिलाफ इंक्वायरी अथोराइज की, उसके अंदर इल्जामात क्या हैं, ये नैब के अंदर जो मामला प्रोब हो रहा है, इल्जामात क्या आ रहे हैं, सुनता जा और शर्माता जा, हम खुद शर्मा जाए मेरा ख्याल है। क्योंकि वो एक मुअज़्ज़ज़ सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मजहबी रहनुमा है, उनके दिल में हमारे लिए बड़ा एहतराम है। अब ये है जी उनके बंगलो, अब मैं तफसील से पढ़ता जा रहा हूँ जितनी अब जल्दी हो सके। बंगलो फॉर हिज ब्रदर, उनके भाई का जी बन्नू रोड पे एक बंगला है, मैं उर्दू में करके उसको आराम नाजरीन के लिए। शुगर मिल है जी, ये नैब के जो इल्जाम है जिसकी बेस पे इंक्वायरी फजलुर रहमान साहब की शुगर मिल, ये नैब ने, अगर जारी बात है, उन्होंने खूब बोलने की वजह से इंक्वायरी नहीं, इतने लंबे चौड़े खातों की वजह से इंक्वायरी। चेयरमैन साहब छुपे रुस्तम है। हाँ जी, छुपे रुस्तम निकले हैं ना। 300 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है। उनके ऊपर इल्जाम है कि ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने जो मौजा रत्ता कराची ऑन्ड बाय गवर्नमेंट इन हिज ओन नेम, उनके नारी जमीन अपने नाम का। हाँ जी, मैं उर्दू में तक नाजरीन की आसानी के लिए। एक घर है जी अब्दुल खेल, पहाड़पुर, DI खान वर्थ है उसकी, अब पता नहीं आगे वो मुख्तलिफ डिजिटल लिखे हुए हैं। एक हाउस है शोरकोट में, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट DI खान, उसकी वर्थ भी आगे लिखी हुई है। 5 कनाल प्लाट एडजेसेंट टू अबव मेंशन्ड जो हाउस है, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट DI खान, उसकी भी आगे करोड़ों लाखों में अमाउंट है। मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं भी कैलकुलेटर गुम हो जाता है। अच्छा, एटलीस्ट 2 हाउसेज हैं, उसके 2 घर हैं जी, कंस्ट्रक्टेड एडजेसेंट टू द अबव जो प्लॉट है, उसके साथ पहले आपने घर बताया उनके साथ और भी हैं। हाँ, ज्वेलरी है वर्थ जनाब काई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 9,50,000 की। अलाइड बैंक अकाउंट नंबर 1395 उसके अंदर पड़े हुए हैं काई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 20 लाख। हाँ 20 लाख, में गलत ना हो जाए ना। एज डिक्लेयर्ड इन 2017 में ECB में जो उनकी है। हाँ जी, हाउस होल्ड फर्नीचर है उनका जी 60,000 का, क्योंकि सोफा एक आध को होगा, सारी बात है। अच्छा, रिप्लाई ऑफ DC जो DI खान है शोज दैट द सब्जेक्ट, उन्होंने कहा कि 47 कनाल 4 मरला ऑफ लैंड जो लैंडेड प्रॉपर्टी है विद कंस्ट्रक्शन इन शोरकोट आउट ऑफ 47 कनाल जो मरला 4 कनाल, क्योंकि मौलाना साहब है, फिर बात गलत गैर जिम्मेदारी ना हो जाए। मैं चला करके पता नहीं सैकड़ों घेर मुकीम कॉलोनी है 32 कनाल आगे, फिर अप्रोक्सीमेट मेंशन्ड ब्रदर उनके हैं जी लुत्फुर रहमान साहब 3 कनाल 7 मरले इनके नाम है। अब्दुल रहमान 3 मरला इनके जो नाम है, और ये बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं। जीप है, लैंड क्रूजर प्राडो है, इनका लुत्फुर रहमान साहब के इंपोर्टेड जो है, इनकी नवंबर 2013 में की थी, वैल्यू उसकी है 6 मिलियन। आगे फाइनली द इंक्वायरी वाज डिसाइडेड इन द रेफर जो है ना, वो GHQ में जो था इन EBM, ये जो नैब की हुई है 9 अक्टूबर 2017 को एक हुई थी। प्रीवियसली CV वाज प्रेजेंटेड जो रीजनल ब्यूरो में हुई 23 जुलाई को हुई थी 2020 को। अच्छा, और उसके अंदर ये बहुत सारी चीजें चूंकि आ गई कि फॉरवर्ड नैब को भेजी गई। अभी आप एक लिस्ट पढ़ सके। अब एसेट इन द नेम ऑफ मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनके जो बेनामीदार हैं उस हवाले से भी 2 घर हैं जी, एक प्लाट है DI खान में, एक बंगलो है F8 इस्लामाबाद में, फ्लैट्स हैं, शॉप्स हैं पेशावर, कराची एंड क्वेटा में, एक घर है 5 एकड़ लैंड है उसमें पेनाला क्या DI खान में। अच्छा, उसके बाद जल्दी जल्दी एक हाउस जनाब घर है और 5 मरले एकड़ है एग्री लैंड, ये है अब्दुल खेल जो है DI खान में। एक घर है जी उनका मुदस्सर 5 एकड़ है शोरकोट में है। फिर एक और फ्लैट है दुबई में है, माशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुबई में फ्लैट। हाँ जी, फिर जो
रिसेंटली उनकी जो परचेज की है उन्होंने चक शहजाद में जनाब इस्लामाबाद थ्रू फ्रॉम जो है फ्रंटमैन सर गुलाम अली एक्स सेनेटर है उनके नाम किया आपने। अच्छा जी ये नैब कह रहा है सन उनके हैं फयाज अली सन इन लॉ ऑफ मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है समझ रहे उनके नाम पे सर ब्रेक हो जाएगी अगर आप इजाजत दें। वर्थ 3 बिलियन इसके हैं सिर्फ एंड सोल्ड इट विद हैंडसम प्रॉफिट। मजीद भी आगे सर फिर और बताते हैं फ्रंटमैनों के थ्रू जो इन्होंने जमीन ली है हजारों अलग है। मूसा का बेटा जियारमान भाई डीसी बन गए मजे लूटते रहे। अभी आधी तफसील हुई है हजारों कनाल फ्रंटमैन है सुन ले फ्रंटमैन के हैं। अच्छा खैर साहब मैं जवाब अहमद साहब ये बताएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आते हैं ये बहुत लंबी फरिश्ता है कल प्रोग्राम में बता देंगे। ये बहुत लंबी है मौलाना साहब को कल भी हम मौका देंगे वो अपना बताएं आगे कि ये हमने कैलबरी फाउंड में ये जाली बनाई गया तो साबित करें। अभी फ्रंटमैनों का हिसाब अभी रहता है वो भी मैंने देख लिया है और नहीं अभी तो खाता काफी है। अच्छा जवाद भाई ये बताएं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई अब हमारे पास ये अंदर की खबर ये है कि सीनियर लीडरशिप नून लीग की चाहती थी कि मियां साहब तकरीर ना करने वरना ये इंप्रेशन जाएगा कि अदालत में आते नहीं है और बिल्कुल ठीक ठाक है उतने भी तकरीर कर रहे हैं। लेकिन जो तकरीर में उन्होंने कहा और ये मरियम नवाज के कहने पर उन्होंने फोर्स करने पर मियां साहब ने तकरीर कर दी वो तो सारा कुछ उन्होंने फौज के खिलाफ के इलेक्शन भी हमेशा रिग्ड होते हैं ये सारा कुछ होता है। तो आप इस पर क्या कहते हैं कि ये मियां साहब ने इतना ज्यादा फौज को टारगेट कर दिया तो अपने इलेक्शंस भूल गए हैं वो कि वो किस तरह जीते फिर? पहले तो मैं आपको बताऊं कि एपीसी अभी थोड़ा अर्सा पहले लाहौर में हुई थी उसमें मुझे बुलाया गया था। अच्छा बराबरी पार्टी को मैंने रिप्रेजेंट किया था और मैंने वहां जाके सारी एलीट के खिलाफ तकरीर कर दी और मैंने कहा जी ये सारे सरमायादार जागीरदार माफियाज हैं ये एलीट वर्सेस एलीट है तो आम लोगों का तो सियासत में कोई दखल ही नहीं है उनको तो बिल्कुल वो कहते हैं ना पंजाबी में खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। तो मैंने कहा इसलिए ये तो अजीब पहली वाली में ना बाद में। अच्छा जी सच बोलने की सलाह तो मिलनी थी ना खुड्डे लाइन आप तो उन्होंने मुझे कहाँ बुलाना था। सही तो हाँ अब दूसरी बात क्या है अब दूसरी बात यह है कि देखें आपने जो बात की है हम हमारे पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि फ़ौज जो है हम उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैंने तो फ़ौज को बहुत ही प्यार किया ज़िंदगी में लेकिन हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ ये है कि उनको पॉलिटिक्स में दखल नहीं देना चाहिए। ये तो एक देखें डेमोक्रेटिक कोई भी आदमी ये कहेगा। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो लोग हैं सारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आप स्टार्ट करें अयूब खान के साथ उनके जो ताल्लुकात थे उसके बाद आप आए नवाज शरीफ उनके जो ज़िया के साथ ताल्लुकात थे उसके बाद आज आप सारी पॉलिटिकल लीड अपनी देखें सबके पास या तो वो खुद या उनके इर्द के जितने लोग हैं वो या तो करप्शन करते हैं या कानूनी गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाते हैं अरबों खरबों रुपया उनके बहन भाई भी बनाते हैं। आपने भी बताया आपके तो यहाँ पे तमाम बड़े बड़े वजीर आज़म आज तक के जितने भी हुए हैं और वो जो सदर हैं वो सारे अरबपति खरबपति लोग हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या फौज जो है वो नहीं देख रही वो भी देख रही है कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर तो वो एक स्टेक होल्डर बन चुकी हुई है। अगर कोई फौज को नजर आए कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि आम लोग हैं पैसा कमाने नहीं आए खिदमत करने आए हैं और आम लोगों में से उठे हैं तो फिर फौज को भी देखना पड़ेगा यार इनको हम क्या कहें। मसला ये है कि ये तो खुद इनके सबके हाथ रंगे हुए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ फौज पे सारा कुछ डाल के इस मुल्क की पॉलिटिक्स पे तबसरा कर सकते हैं। आपको पता है कि पॉलिटिकल एलीट जो है 1951 में मसूद खदरपोश ने अपनी किताब लिखी थी नोट ऑफ डिसेंट। उन्होंने लिखा कि 1951 के अंदर जो सिंध की असेंबली थी उसमें 90% जागीरदार थे और 1953 में जो पंजाब की असेंबली थी उसमें 80% जागीरदार थे। तो जनाब ये तो इस मुल्क को स्टार्ट ही ऐसे इसकी पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ इसमें तो आम आदमी की गुंजाइश ही कोई नहीं थी। लेकिन होते हैं तो स्टेक होल्डर्स और भी आते हैं। आप सजेस्ट कर दें कि फौज क्या करे इस सूरत में। एक तरफ सिविलियन सुपरमेसी की बात की जाती है सिविलियन बालादस्ती की बात की जाती है जमहूरियत की बात की फौज क्या करे उसका जो रोल क्या है क्या कर सकती है फौज इस सिस्टम के अंदर रह के। इस सिस्टम में जो चल रहा है जो फॉर द एलीट है बाय द एलीट है और ऑफ द एलीट है इसके अंदर तो फौज जो करी है वो वही करेगी। तो ऐसे आप इसका रोल अभी खत्म कर सकते हैं। अच्छा बाबर साहब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा अदरवाइज। मैं आपको बताऊं कि ये इंटीग्रेशन का फैक्टर है फौज जो है सब पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर कोई अवामी पार्टी उभरती है
तो डेफिनेटली इनको भी ख्याल आएगा कि चलें अब बेहतर लोग आ गए हैं, ये लोग हैं जो अवाम में जाके मोहल्लों में जाके लोगों को लीडरशिप दे रहे हैं। ताकत से आना, फौज क्या कर सकती है आपकी पार्टी को अपलिफ्ट करना है। अच्छा, तो वो तो वोट बैंक से आना है ना। अच्छा, फौज तो नहीं आपको ला सकती। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए अगर आप कहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी कोई लेजिटिमेसी भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।